हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। एसआर कुंज के इस वीडियो में आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है, तो ये हम लोग जानेंगे आज। तो यहाँ पे हम लोग समांतर श्रेणी की जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके जो भी टर्म्स आते हैं सबको बारी बारी से एक एक करके एक एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा तो इसके बाद से आप समांतर श्रेणी से संबंधित दूसरी कोई वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और ये क्लास 10 से रिलेटेड है। एक और रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे कि अगर आपने अभी तक एसआर कुंज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें। यहाँ पे बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको पूरा देखने का प्रयास करें, क्योंकि अगर जब आप इसको पूरा देखेंगे नहीं तो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, और फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको इसके लिए आपको और मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। अतः आपसे मतलब यही आग्रह रहेगी कि आप इसको क्या करें, ध्यानपूर्वक और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। यहाँ पे आपको मैं ये बता दूं कि अगर हम समांतर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं तो इसके पहले भी कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिसको जानना ज़रूरी होता है। तो उसी क्रम में आप यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है कि ये क्या है, मक्के का भूटा है, दूसरा क्या है, मधुमक्खी का छत्ता, और ये क्या है, सूरजमुखी का फूल है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसका अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो मक्के के भुट्टे का प्रत्येक दाना जो है कितनी बारीकी से, मतलब कितनी बारीकी से लग रहा है कोई इंजीनियर यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, इसको ऐसे मतलब अरेंज किया हुआ है कि आप इसकी सुंदरता को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी इस मक्के के भुट्टे का दाना है वो एक निश्चित प्रतिरूप का अनुपालन कर रहा है, एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण कर रहा है। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो आपको मधुमक्खी के छत्ते का ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि एकदम क्रम में होल किए हुए हैं। जो भी इसके छिद्र हैं एकदम लाइन से है, एकदम एक के पीछे एक है, एकदम एक श्रेणी में बना हुआ है। ठीक यहाँ पे आप देखिएगा, ये सूरजमुखी के फूल की जो पंखुड़ी दिख रही है यहाँ पे एकदम एक के बाद एक एकदम व्यवस्थित ढंग से इसको ऐसे अरेंज किया गया है। तो जब हम इसकी भूमिका समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो हमारे परिवेश में अनेक वस्तुएं हम देखते हैं, और जो ये वस्तुएं जो होती है एक निश्चित प्रारूप का अनुसरण करती है। निश्चित प्रारूप यानी कि एक पैटर्न का अनुसरण करती है। इसके कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे यह ध्यान देने वाली बात यह है कि ठीक इसी प्रकार जैसे ये वस्तुएं हैं, उस ठीक इसी प्रकार एक निश्चित प्रारूप का अनुसरण करने वाले संख्याएं भी लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे आपको संख्याएं दिख रही हैं 2, 5, 8, 3। आप जब इसको गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि जो संख्या है, प्रत्येक संख्या 2 के बाद से आप देखिए 5 है, 5 के बाद से क्या है 8 है, और उसके बाद से क्या है 11 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें 2 में कितना जोड़ा गया, 2 में जोड़ा गया 3 तो आया 5, फिर 5 में जोड़ा गया 3 तो आया 8, और 8 में जोड़ा गया 3 तो क्या आया 11। यानी यहाँ पे संख्याओं का ये जो समूह है इसमें प्रत्येक संख्या इसके पूर्व की संख्या में एक निश्चित संख्या जो क्या है 3 जोड़ने से प्राप्त हो रही है। तो ये संख्याओं का ये समूह जो है ये भी एक निश्चित प्रतिरूप का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि जो अनुक्रम होता है वो क्या होता है। अनुक्रम जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, ये प्रतिरूप होता है। तो अगर कोई प्रतिरूप जो इस रूप में परिभाषित हो हम उसको क्या बोलेंगे, अनुक्रम कहेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि जो संख्याओं के प्रतिरूप का अध्ययन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अनुक्रम का अर्थ वस्तुओं या संख्याओं के ऐसे समूह से है जो अपने पूर्व की वस्तुओं या संख्याओं का क्या करती है, अनुसरण करती है। और यह पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य, चौथा सदस्य और इसी तरह आगे जाना जाता है। गणित में अनुक्रम का वही अर्थ होता है जो अंग्रेजी में सीक्वेंस का। तो आई होप आपको ये अनुक्रम समझ में आया होगा। मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूँ। अनुक्रम का मतलब होता है कि संख्याओं या वस्तुओं का एक ऐसा प्रतिरूप जो अपनी पूर्व की वस्तुओं का किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो ऐसे हम प्रतिरूप को, ऐसे पैटर्न को क्या बोलते हैं,
अनुक्रम बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, फिर यहाँ पे अनुक्रम का क्या मतलब है। तो देखिए सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट है, इस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अगर आप अनुक्रम समझ गए तो इसके बाद की जो परिभाषा है वो आपको समझने में मदद होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, श्रेणी है। अभी हमको जानना है क्या, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के पहले हम लोग क्या समझे, अनुक्रम समझ गए। अब हम समझेंगे श्रेणी क्या है। तो देखिए श्रेणी जो है, यदि किसी अनुक्रम के पद, अब यहाँ पे अनुक्रम आया तो अनुक्रम का मतलब क्या हुआ कि संख्याओं या वस्तुओं का एक ऐसा प्रतिरूप जो एक खास मतलब पैटर्न, मतलब एक खास प्रतिरूप का अनुसरण कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। तो यहाँ पे वही अनुक्रम की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो अनुक्रम का यहाँ पे आप डिफिनीशन आप इसके पहले समझ चुके हैं, तो आप इसको आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं तब अनुक्रम को श्रेणी या प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग केवल समझ रहे हैं श्रेणी, जिसे श्रेणी भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे क्या बोला जाता है, प्रोग्रेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे ये समझ पाए कि यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं तब अनुक्रम को श्रेणी या प्रोग्रेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे ये शर्त क्या है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इसको ध्यान से देखें। पहला एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8 ... यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रत्येक संख्या जो है इसके पूर्व की संख्या में क्या है, 2 ऐड करने से प्राप्त हुई है, 2 जोड़ने से प्राप्त हुई है। ठीक, इसके बाद से देखिए 4 में जैसे आप 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगी, 6, और 6 में जैसे 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8। यहाँ आपको ये समझ में आया कि ये जो पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या प्रत्येक पद में ये एक पद हो जाएगा। तो प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हुई है। तो ये जो अनुक्रम है, ये जो अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, संख्याओं का जो अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 2 जोड़ने से ये अनुक्रम प्राप्त हो रहा है। फिर इसके बाद से दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें क्या है, 1 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 9, फिर क्या है 16, और इसी क्रम में आगे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर, और ये क्या है 4 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि ये जो अनुक्रम दिया है इसमें क्या है, ये लगातार प्रकृत संख्याओं के वर्गों को दिखाया गया है। तो ये क्या है, लगातार प्रकृत संख्याओं के वर्गों के रूप में परिभाषित है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो तीसरा एग्जाम्पल आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे है 1, फिर क्या है 8, फिर क्या है 27 है, फिर क्या है 64। तो ये देखिए यहाँ पे 1 का क्यू करेंगे, 1 का पावर 3 लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का पावर 3 लेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और फिर यहाँ पे 3 का पावर क्यू लेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। फिर यहाँ पे 4 का पावर 3 लेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। तो यहाँ आप ये समझ गए कि जो एग्जाम्पल 3 दिख रहा है ये क्या है, ये लगातार प्रकृत संख्याओं के घनों को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सा प्रतिरूप हुआ, यहाँ पे कौन सा अनुक्रम हुआ, तो लगातार प्रकृत संख्याओं के घन को दिखा रहा है। इसके बाद वाला जो अंतिम उदाहरण इसमें दिख रहा है उसको आप समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे 4th एग्जाम्पल जो दिख रहा है आप इसको देखने का प्रयास करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, 4 है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 16 है, फिर क्या है 32। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 का मल्टीप्लाई होगा 2 से तो क्या आएगा, 16 आएगा। और 16 का मल्टीप्लाई क्या होगा 2 से तो क्या आएगा, 32 आएगा। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि लगातार संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। मतलब जितनी भी जो भी पद है उसमें 2 से, प्रत्येक पद में 2 से गुणा करने पे उसके अगले वाला पद को हम प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एक बार एक शब्द आ रहा है पद। तो पद का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है। तो ये अनुक्रम है, ये एक अनुक्रम है। तो ये अनुक्रम का जो प्रत्येक सदस्य दिख रहा है, ये एक सदस्य है, ये एक सदस्य है, ये एक सदस्य है। तो ये प्रत्येक सदस्य को हम इस अनुक्रम का क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। अब यहाँ पे अनुक्रम का एक पद कहलाएगा। तो यहाँ पे श्रेणी समझ रहे हैं, तो श्रेणी की परिभाषा किससे निकल रही है, अनुक्रम से निकल रही है। तो श्रेणी का प्रत्येक पद का मतलब क्या हुआ, इस अनुक्रम का प्रत्येक पद इस श्रेणी का प्रत्येक पद कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम ये समझ गए कि श्रेणी क्या है। तो फिर से मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं
तब अनुक्रम को क्या कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता है। अब यहाँ इस अध्याय में हम लोग को क्या पढ़ना है, एक विशेष प्रकार की श्रेणी पढ़नी है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये क्या है, इस विशेष प्रकार की श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इससे संकेत मतलब संक्षेप में अगर व्यक्त करना हो तो क्या लिखा जाता है, एपी से इसको व्यक्त करा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो हम समझ पाएंगे डायरेक्ट, जो हमारा चैप्टर है रिलेटेड जिस हेड है, इस पार्ट का जो अध्याय है, जो हेड है उसको हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी को आप मतलब यहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए अगर इसकी परिभाषा की बात करी जाए तो परिभाषा को आप समझने से पहले यहाँ पे उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण क्या है, 1, ये क्या है 4 है, और एक पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 10, फिर क्या है 13। तो अगर 1 के बाद 4 आया तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 है। यानी कि इसमें 3 जोड़ा गया तो क्या आ गया, 4 आ गया। इसमें 3 जोड़ के 4 आ गया, और 4 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, फिर आएगा 7। फिर इस 7 में जोड़िए 3 तो देखिए कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। फिर 10 में आप जोड़ेंगे कितना, 3, तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि इस श्रेणी का जो ये श्रेणी है, इसका प्रत्येक पद, अगर पहला पद हम छोड़ दें, तो प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे 7 में एक निश्चित संख्या क्या जोड़ी गई, 3, तो आपको मिला 10। 10 में 3 जोड़ी गई तो क्या मिली आपको, हमें 13 मिला। तो यहाँ आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसमें जो श्रेणी है, इसके प्रत्येक पद को उसके पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त किया जा रहा है। दूसरा हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक पद क्या है 4 है, दूसरा क्या है 1, तो 4 का और 1 का अंतर करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। फिर कोई दो पद ले लीजिए, यहाँ पे 13 और 10 का अंतर करिए, तो 13 और 10 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे अब हम इसकी परिभाषा को देखें और समझने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि संख्याओं के एक ऐसे अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाएगा यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो। मैं अभी आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि अगर इसमें मान लीजिए कोई 2 पद आप चिन्हित कर लीजिए, मान लीजिए 7 है और 10 है, तो पद और इसके पूर्व के पद का अंतर कितना होगा, 3 होगा। फिर दूसरा अभी चेक करेंगे आप, 13 में अगर 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो कोई भी 2 पद ले लीजिए और यहाँ पे उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर अगर आप जब करेंगे तो ये क्या होगा, नियत होना चाहिए। यहाँ पे आप विभिन्न पदों के क्रमागत पदों का अंतर जब ज्ञात करेंगे तो क्या पाएंगे, प्रत्येक स्थिति में 3 आएगा। तो यहाँ पे अंतर क्या है, नियत है। तो यह नियत संख्या जो होगी, हम नियत संख्या को क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी का सार अंतर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस या CD से यहाँ पे इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ पाए कि संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाएगा यदि उसके किसी पद या पूर्व पद में एक इस पद और उसके पूर्व के पद का अंतर क्या हो, सदैव नियत हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब इसको हम दूसरे रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दूसरे रूप में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दूसरे शब्दों में संख्याओं का अनुक्रम समांतर श्रेणी में कहा जाता है यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद, गौर कीजिएगा, अनुक्रम का प्रत्येक पद इसके पूर्व पद में, अब पहला पद छोड़ देंगे, यहाँ पे एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1, 4 और 7, 10 एग्जाम्पल 1 में आप देखेंगे ऐसे है। तो यहाँ पे अगर 1 में आप जोड़ देंगे 3 तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे हर प्रत्येक पद में एक निश्चित राशि जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो ये जो अनुक्रम दिया हुआ है, ये जो श्रेणी दी हुई है संख्याओं की श्रेणी है, ये क्या है, समांतर श्रेणी में कही जाएगी। फिर यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखते हैं, 5, 3, 1, क्या है, -1, इसी क्रम में आगे है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या जोड़ा गया, तो 5 में क्या जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो 5 में आपको जोड़ना पड़ेगा -2, 5 में -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 3 में क्या जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो -2 ही जोड़ेंगे तो देखिए -2 जोड़ेंगे, यानी कि 3 में -2 जोड़ना है। तो ये हल होकर कितना आएगा, 3 - 2 इक्वल कितना, 1। तो आपको ये दिख रहा है। फिर इसमें अब -2 जोड़िएगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि इसमें हम क्या जोड़ रहे थे, लगातार 3 जोड़ रहे थे। पहले उदाहरण में क्या जोड़ रहे थे, 3 जोड़ रहे थे। दूसरे उदाहरण में हमने क्या जोड़ा, लगातार -2 जोड़ा।
तो यहाँ ये चीज़ स्पष्ट हो गया कि वो जो निश्चित संख्या है जिसको जोड़ने से अगला अनुक्रम प्राप्त हो रहा है वो क्या हो सकती है, वो संख्या नियत संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, या यहाँ पे देखिए तीसरे उदाहरण में क्या है, 4 में क्या जोड़िएगा तो अगला 4 आएगा, 4 4 है यहाँ पे, तो इसमें अब हर बार क्या जोड़ेंगे आप, 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो अगला 4 आएगा, फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो अगला पद का 4 आएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे अनुक्रम समांतर श्रेणी में कहा जाता है यदि अनुक्रम के प्रत्येक पद उसके पूर्व के पद में एक नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए ध्यान से कि नियत संख्या, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि ये धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है या शून्य हो सकती है, जैसे हमने उदाहरण 3 में देखा। तो आई होप आपको समांतर श्रेणी की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी के बाद आपको ये जानना है, हम इसको और विस्तार से जान लेते हैं कि सार अंतर, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ये क्या है। चलिए यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सार अंतर जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं ये क्या होता है, इसके कंसेप्ट को और अच्छे तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण पहले देखेंगे। मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 और 8, ये एपी है, एपी के पद है। तो यहाँ पे हम समझना है कि सार अंतर क्या होता है। तो 2 और 4 का अंतर जब करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 4 और 6 का अंतर करेंगे, मतलब दूसरे से पहला पद घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा अंतर। फिर अगर 8 से आप 6 घटाएंगे तो अंतर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या हो रहा है, नियत आ रहा है। तो यही नियत संख्या जो है, यही नियत राशि जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सार अंतर बोलते हैं। अब यहाँ पे इस सार अंतर जो है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो क्या हमेशा सार अंतर 2 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सार अंतर जो होता है वो कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, ऋणात्मक संख्या हो सकती है, चाहे शून्य हो सकती है। तो यहाँ पे अब ये डिपेंड करता है कि आपका एपी क्या है, एपी के अनुसार क्या होता है, सार अंतर का मान आता है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए। तो यहाँ पे वह निश्चित संख्या 2 जिसे जोड़ने पर सूची की अगली संख्या प्राप्त होती है को हम क्या बोलते हैं, सार अंतर कहते हैं। अब यहाँ पे 2 आ रहा है, हो सकता है दूसरे उदाहरण में कुछ और आ जाए, तो यहाँ पे सार अंतर का मान अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे ये समझ पाए कि निश्चित संख्या वह निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर सूची की अगली संख्या प्राप्त होती है उसे ही क्या कहा जाता है, सार अंतर कहा जाता है। तो सार अंतर आपको समझ में आया। अब इस सार अंतर को संकेत किस संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है, तो सार अंतर को डी से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा डी ये क्या होना चाहिए, स्मॉल डी होना चाहिए, ना कि कैपिटल। यहाँ पे स्मॉल डी से ही सार अंतर को दर्शाया जाता है। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि सार अंतर का मान देखिएगा धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, चाहे शून्य हो सकता है। ये तीनों से कोई भी मतलब सार अंतर का मान हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन दिया रहे और पूछे कि सार अंतर क्या है, तो उसको कैसे आप करेंगे, तो मैं एक उदाहरण से यहाँ पे आपको स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। देखिए अगर सार अंतर को हम डी से दर्शाएं तो सार अंतर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि ये A2 और A1 कैसे लिख दिए, तो मैं इसको अभी समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई एपी है 2 4 6 8 है। तो यहाँ पे ये जो पहला पद है, पहला पद जो है इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ए से सूचित कर सकते हैं या A1 से सूचित कर सकते हैं या इसे हम T1 से सूचित कर सकते हैं। आपको समझ में आया। पहला पद को इन 3 रूपों में हम दर्शा सकते हैं, 3 रूपों से इसको दर्शाया जाता है। अब दूसरा पद है उसको कैसे दर्शाएंगे, दूसरा पद को यहाँ पे आप लिख सकते हैं A2 या T2। तीसरा पद को कैसे दर्शाएंगे आप, तीसरे पद को आप दर्शा सकते हैं, तीसरे पद को आप दर्शाएंगे A3 या T3। चौथे पद को कैसे दर्शाएंगे, A4 या T4। इसी क्रम में पांचवें पद को कैसे दर्शाएंगे, A5 या T5। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डी जो है ज्ञात करिए किसी एपी के लिए, तो डी क्या होगा, दूसरा पद। यहाँ पे देखिए दूसरा पद से क्या घटाना होगा, आपको पहला पद घटाना होगा। और दूसरा पद का संकेत क्या होगा, A2 से क्या घटाना होगा, आपको A1 घटाना होगा। दूसरे रूप में कैसे कर सकते हैं, डी जो होगा आप ऐसे लिख सकते हैं T2 माइनस क्या होगा, T1 होगा। तो आई होप आपको सार अंतर समझ में आया होगा। सार अंतर का मतलब होता है कि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो एपी के जो पद होते हैं उनके संकेत को, जो इसके पहले हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं उसी को यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसको देख लेंगे, पहला पद दूसरा पद क्रमशः A1 ऐसे, दूसरे पद को क्या करेंगे A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, इसी क्रम में दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए एनवा पद का मतलब हुआ कि अज्ञात पद, कोई अज्ञात पद है, एपी का कोई अज्ञात पद है, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो एनवा पद को हम ऐसे दर्शाएंगे, एनवा पद जो होगा हमारा क्या होगा, एन होगा या क्या होगा, टीएन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो किसी भी एपी के पदों को हम इस रूप में दर्शाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप समझने का प्रयास करते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला पद को कैसे दर्शाएंगे, तो A1, दूसरा पद क्या होगा A2, तीसरा पद क्या होगा A3। तो व्यापक रूप को, यानी कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद को कैसे दर्शाया जाता है, किस संकेत का प्रयोग करके इसे दर्शाया जाता है, समझा जाता है, तो यही जानना है हम लोगों को। तो पहला पद जो होगा, पहला पद को हम दिखाएंगे A, पहला पद का व्यापक रूप क्या होगा, A ही होगा। दूसरे पद का व्यापक रूप क्या होगा, आपको पता है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त होता है, किसी एपी के प्रत्येक पद में क्या जोड़ने से अगला एपी प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सारबंतर। तो सारबंतर यानी कि D। तो दूसरा पद का व्यापक रूप क्या हो गया, A प्लस D। तीसरा पद का व्यापक रूप क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे आप ये समझिए कि दूसरा पद में एक बार D जोड़े, तीसरे पद में क्या करेंगे, D प्लस D जोड़ेंगे, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि तीसरा पद का व्यापक रूप क्या है। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि चौथा पद A4 क्या होगा, तो क्या होगा A प्लस 3D। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि पाँचवा पद क्या होगा, तो A5 यानी कि पाँचवा पद का व्यापक रूप क्या होगा, A प्लस 4D। फिर आपसे पूछा है कि छठे पद का व्यापक रूप क्या होगा, तो A प्लस क्या होगा 5D। अगर आपसे पूछा गया कि सौवां पद का व्यापक रूप क्या होगा, तो आप इसको लिखेंगे A प्लस, इसमें से एक घटा लेंगे 99D होगा। इसी तरह आपको अगर पूछा जाए कि 200वां पद क्या होगा, 200वां पद क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, A प्लस 199D। तो आई होप आपको किसी एपी के पदों का व्यापक रूप आपको समझ में आया। अब यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि A है कमा, फिर A प्लस D है, फिर क्या है A प्लस 2D है, फिर क्या है A प्लस 3D है, फिर क्या है A प्लस, ये रिपीट हुआ है, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ पे समझना है तीन पदों का व्यापक रूप दर्शाया गया है। यदि एक सूची है तो इस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, इसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहता है, जहाँ इसका जो पद, पहला पद A समझिएगा यहाँ पे, और अंतर क्या, सारबंतर क्या समझिएगा, यहाँ पे सारबंतर को आप समझिएगा D। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यह क्वेश्चन आता है कि एपी की परिभाषा हम लोग जान लिए, तो एपी का क्या कोई डिफिनेशन होता है, एपी का, ठीक है, डिफिनेशन भी जान लिया, क्या एपी का कोई प्रकार होता है, बिल्कुल होता है। एपी के प्रकार को भी हम समझ लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ... और मान लीजिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, तो ये एपी है। फिर एक और उदाहरण देखिए, 4 6 8 10 ... इन दोनों एपी में आप देखेंगे तो पहले एपी में आपको क्या दिख रहा है कि इस एपी का प्रथम पद है, यानी कि ये कुछ पद दिए हुए हैं और अंतिम पद इसमें आपको क्या है, प्राप्त है। दूसरे एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है, एपी का अंतिम पद यहाँ पे पता नहीं है। तो दो तरह के एपी हो गए, जिसमें क्या होता है, अंतिम पद एक में रहता है, दूसरे में क्या होता है, अंतिम पद नहीं रहता है। तो जिस एपी में अंतिम पद रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, परिमित एपी या परिमित समांतर श्रेणी। यहाँ पे आप देख सकते हैं समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, मतलब सीमित हो, काउंट किया जा सके, गिना जा सके। यहाँ पे आप इसके पदों को काउंट कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, यानी ऐसे समझिए कि इसका अंतिम पद भी ज्ञात हो, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमित एपी या परिमित समांतर श्रेणी। यहाँ पे और भी उदाहरण है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये याद रखना है कि परिमित एपी का अंतिम पद क्या होता है, दिया रहता है, गिवन होता है। फिर दूसरा जो ये उदाहरण आपको दिख रहा है, ये वाला जिसका अंतिम पद पता नहीं है, प्राप्त नहीं है,
तो ऐसे हम समांतर श्रेणी को क्या बोलेंगे? अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो? अपरिमित हो, मतलब इसकी पदों की संख्या हमें पता नहीं है कि कितने पद है, अनंत हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अपरिमित एपी बोलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आशा करें कि आप सब इस वैश्विक महामारी के दौर में सभी ठीक होंगे और अपने वर्क को प्रॉपर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, इसमें आप खुद का भी ध्यान रखेंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रखेंगे और सब कुछ ध्यान रखते हुए अपने कार्य को संपादित करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।